हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो है हम टॉप 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं जो कि हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या हम जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स देते हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये मिनी मॉक टेस्ट है। होपफुली आप लोग जो है 50 आउट ऑफ 50 जो है वो क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। विच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद म्यांमार? कौन सी स्टेट जो है म्यांमार के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं कर रही? क्या अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या फिर सिक्किम है? इनमें से कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 4 डेट इज हमारा सिक्किम। अब हम जाते हैं थोड़ा मैप पे। आप इस मैप पे देख पा रहे होंगे, देखिए सिक्किम कहाँ पे है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो सिक्किम जो है वो इस तरफ है। तो क्या सिक्किम जो है बाउंड्री शेयर कर पा रहा है म्यांमार से? नहीं। तो म्यांमार के साथ कौन कौन बाउंड्री शेयर कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो आपको ये याद रखना है कि इंडियन की कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। ओके, तो पहले वाले का जो हमारा है आंसर वो है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन ओडिशा आयरन ओर्स जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आयरन ओर्स इन जो ओडिशन स्टेट है इंडिया की उसमें कहाँ पे लोकेटेड है? क्या वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पे है या केंदूर झार डिस्ट्रिक्ट पे या दोनों पे या कोरापुट डिस्ट्रिक्ट पे? इनमें कहाँ पे ओडिशा की जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे आयरन ओर रिजर्व्स है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन 3 बोथ, यानी कि मयूरभंज में भी है और कंदेर झर में भी है, इन दोनों जगह पे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। द जोजिला पास जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज में है? क्या वो जांस्कर रेंज में है, लद्दाख रेंज में है, काराकोरम रेंज में है या धौलाधर रेंज में है? इनमें से कौन सी रेंज में, कौन सी माउंटेन रेंज में हमारा जोजिला पास है? जोजिला पास कौन सी रेंज में है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन 1 डेट इज जांस्कर रेंज में है हमारा जोजिला पास। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। विच स्टेट इज नॉट द पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर्स? सेवन सिस्टर्स का इनमें से कौन सी स्टेट पार्ट नहीं है? क्या वो मेघालय है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है या फिर त्रिपुरा है? कौन सी स्टेट नहीं है पार्ट? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वो है हमारा आंसर बी डेट इज सिक्किम। सिक्किम जो है वो सेवन सिस्टर का पार्ट नहीं है। फिर आ जाते हैं हम इस मैप पे और मैप पे देखते हैं कि सेवन सिस्टर कौन कौन सी है, जिसमें हम अरुणाचल प्रदेश को पढ़ते हैं, मेघालय को, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, इन स्टेट्स को हम पढ़ते हैं। तो ये आ जाती है हमारी सेवन सिस्टर्स में। ठीक है, तो उसमें सिक्किम जो है वो इसका पार्ट नहीं है। सिक्किम यहाँ पे है तो सिक्किम जो है इसका पार्ट नहीं है। तो सिक्किम जो है म्यांमार के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। रिवर सतलुज एंटर करती है इंडिया में विच पास से? जोजिला पास है, नथुला पास है, लिपू लेक पास है या शिपिकला पास है? रिवर सतलुज, सतलुज रिवर जो है वो इंडिया में एंटर करती है कौन से पास से? देखिए इंडिया में 3 रिवर्स हैं जो कि ओरिजिनेट नहीं होती इंडिया में, जिसमें हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, इंदस रिवर की बात करते हैं, देन हम सतलुज रिवर की बात करते हैं। ये तिब्बत से जो है ओरिजिनेट होती हैं फिर इंडिया में एंटर करती है। तो इंडिया में जब सतलुज एंटर करती है तो वो कौन से पास से करती है? सो वो करती है शिपिला पास से। ठीक है, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट है पकयोंग एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे है? पकयोंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? क्या वो सिक्किम में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में? पकयोंग एयरपोर्ट कहाँ पे है? तो वो है सिक्किम में। ठीक है, तो ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? तीस्ता, सियांग, टन या फिर मानस? इनमें से कौन सी नहीं है? तो वो है हमारी 10। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल हमारा सही हो जाता है। सी देखिए जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भी इंडिया में ओरिजिनेट नहीं होती है, वो तिब्बत में ओरिजिनेट होती है। तो वहाँ पे उसका नाम क्या होता है?
सैंगपो होता है, ठीक है। तो जैसे ही वो इंडिया में एंटर करती है हमारे यहाँ पे नामचा बरवा से, तभी यहाँ से ये यू टर्न लिया ना हमारे जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आके अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम जो है दिबांग हो जाता है। देन उसके बाद जो है असम में एंटर करने के बाद ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम ब्रह्मपुत्रा होता है असम में। तो असम में ये लार्जेस्ट रिवराइन वर्ल्ड का बनाती है, तो उसका नाम क्या है, लार्जेस्ट रिवराइन क्या है, माजुली। माजुली रिवराइन सबसे लार्जेस्ट रिवराइन बनाती है। ब्रह्मपुत्र रिवर वो कहाँ पे है, असम में। ओके ठीक है। तो असम जो है जैसे ही फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में एंटर करने के बाद इसका नाम वहां पे भी चेंज हो जाता है, जमुना। जमुना उधर जाके इसका नाम चेंज हो जाता है। सो देख सकते हैं आप कि ब्रह्मपुत्र रिवर के कितने सारे नाम जो है वो चेंज हुए। अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिबांग था, फिर अरुणाचल प्रदेश से जैसे ही असम में एंटर करती है तब इसका नाम जो है, इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। देन उसके बाद जो है ये रिवराइन बनाती है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इसको मोजली रिवराइन बोलते हैं। देन उसके बाद जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है वहां पे ये जमुना बन जाती है। और बांग्लादेश में जो है दो नदियां मेघना बनाती है, ठीक है। कौन कौन सी है, जैसे देखिए यहाँ पे ये बांग्लादेश है, तो इंडिया से आई गंगा, तो यहाँ पे जब जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करती है तो गंगा का नाम पद्मा बन जाता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो यहाँ पे इसका नाम जमुना बन जाता है। और जब ये दोनों मिलती है तो ये दोनों एक मेघना बनाते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में आके जमुना बन जाता है। ओके चलिए, तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, सी इसका ऑप्शन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज दक्षिण गंगा, इनमें से किसको दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा या इसको साउथ गंगा भी बोला जाता है, साउथ गंगा भी बोला जाता है। तो महानदी है, नर्मदा है, कृष्णा है या फिर गोदावरी है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, डेट इज गोदावरी को ही साउथ गंगा बोला जाता है। अब आप सबका होमवर्क है कि आप सबने बताना है कि गोदावरी की जो है ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है। ओके इसका जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको प्रोवाइड कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे भी कि गोदावरी नदी की कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसमें लेफ्ट बैंक और राइट बैंक को हमने डिस्कस किया है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछते हैं। द climate zone are classified on the basis of which of the following, distance from the sea, elevation, rainfall या फिर distance from the equator। climatic zone को किस तरीके से classify किया है, तो वो किया है on the basis of rainfall, ठीक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। An important factor that influence the distribution of temperature is called conduction, radiation, isolation या albedo। कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो है हमारा ऑप्शन सी, डेट इज आइसोलेशन। चलिए, धनिंदर फोर्ट, अब यहाँ पे हमारे जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। धनिंदर फोर्ट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, बारामूला, अनंतनाग, राजौरी या फिर पुंछ। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है धनिंदर फोर्ट, ऑप्शन सी, डेट इज राजौरी में है। धनिंदर फोर्ट कहाँ पे है, राजौरी में। नेक्स्ट, विच सेक्शन है, यहाँ एक्शन है, विच सेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 abolish the legislative council of the existing state of Jammu and Kashmir। सेक्शन 57, सेक्शन 58, सेक्शन 55, सेक्शन 57, दो बार 657 हो गया, यहाँ पे 55, 52। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ऑप्शन डी को रहने ही दो, ऑप्शन ए जैसे 57। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया है वो कौन से सेक्शन में है, वो है सेक्शन 57। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उर्दू, गुजरी, कोशर या मोनपा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी, डेट इज मोनपा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर की जो प्रिंसिपल लैंग्वेज में इंक्लूडेड नहीं है। कौन सा नेशनल पार्क जो है वो इज द होम ऑफ द स्टेट एनिमल हांगुल और द कश्मीरी स्टैग, काजीनांग नेशनल पार्क, धाचगाम नेशनल पार्क, सालिम अली नेशनल पार्क या फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा जो है नेशनल जो हमारा स्टेट एनिमल है हांगुल या उसे कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं, उसका होम है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेट इज दाचीगाम नेशनल पार्क, जिसको 10 विलेजेस के नाम से भी जाना जाता है।
ओके अब हमारे हो जाते हैं कुछ अकाउंट्स के क्वेश्चंस. द ट्रायल बैलेंस शुड ऑलवेज टैली ड्यू टू द रूल ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन आर ट्रांसफर टू द ट्रायल बैलेंस इन द एंड. Every debit has a corresponding credit. Asset and liabilities are equal. Income and expenses have credit and debits. तो इसमें से क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी. ओके चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16. Profit on sale and asset is credited to account, depreciation, profit and loss, bank account. तो प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ एसेट इज क्रेडिटेड टू. क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज प्रॉफिट एंड लॉस. विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अकाउंटिंग इज ए सोशल साइंस. इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज आर्टिफिशियली स्प्लिट इनटू पीरियोडिक intervals in accordance with the going concern assumptions. The assets are classified as current and fixed asset in according the accounting periodic assumption. Revenue is generally recognized at a point of sale in according with the matching principle. तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, डेट इज अकाउंटिंग जो है एक सोशल साइंस का पार्ट है. चलिए फाइनेंशियल डिसीजन और डिसीजन मेकिंग इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूडेड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या ऑल ऑफ द अबव. फाइनेंशियल डिसीजन या डिसीजन मेकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इनमें से क्या इंक्लूडेड होता है? तो वो होता है ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. When the owner of a business withdraw cash from business for his person use its term ड्राइंग, कैपिटल, कैश आउटफ्लो या डिप्रिसिएशन. जब ओनर जो है अपने बिजनेस से अपना कैश को विड्रॉ करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ड्राइंग कहा जाता है. ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है. चलिए द प्रैक्टिस ऑफ verifying a transaction record in the books account with the relevant documentary evidence is known as posting, watching, verification या ledger scrutiny. क्वेश्चन नंबर 20 का है ऑप्शन बी, डेट इज वॉचिंग. The method used to assess real cost of providing services to the individual customer is cost-based accounting, activity-based accounting, turnaround-based accounting या price-based accounting. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन डी, प्राइस-बेस्ड. ऑप्शन बी सॉरी, एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग. ठीक है तो इसका जो आंसर है वो है एक्टिविटी, एक सेकेंड, इसका जो आंसर है वो है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग. जो मेथड यूज किया जाता है रियल अकाउंटिंग को प्रोवाइड करने के लिए तो वो किया जाता है एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग का मेथड. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट एसेट? कैश, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर बिल्डिंग. कौन सा जो है नॉट करंट एसेट में आएगा? इनमें से कौन सा जो है करंट एसेट में नहीं आएगा? तो वो है ऑप्शन डी, डेट इज बिल्डिंग. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटरी कंट्रोल प्रोसेस? बजटरी कंट्रोल प्रोसेस का इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू मेजर सक्सेस, टू कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट और सब यूनिट, टू एस्टैब्लिश सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल, टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. इनमें से बजटरी कंट्रोल प्रोसेस का हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वो है टू हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. क्वेश्चन नंबर 24. डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है? कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी, डेट इज नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट? फर्स्ट स्टेप क्या है फाइनेंशियल ऑडिट का? प्लानिंग द ऑडिट, interviewing the company's manager to find out what they want the auditor to say in the final report, determining the scope or boundary of the audit, conducting surprise cash count on the near point of the sales register. So क्या है फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल ऑडिट का? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है प्लानिंग द ऑडिट. फर्स्ट स्टेप फाइनेंशियल ऑडिट का है प्लानिंग द ऑडिट. ठीक है ऑप्शन ए है. मूव करें नेक्स्ट 26 क्वेश्चन नंबर पे. ओके चलिए द पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम वाज अर्लियर नोन एज पब्लिक
फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को पहले क्या कहा जाता था? सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्लानिंग कमीशन या कोर बैंक सिस्टम? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट PFMS को पहले क्या कहा जाता था? सो उसे कहा जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे, ड्रॉइंग मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम लायबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल या नेट प्रॉफिट? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ऑप्शन सी, डेट इज कैपिटल। नेक्स्ट है, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ ए मशीनरी शुड बी credited to the machinery account, debited to the machinery account, credited to the wages account, debited to the wages account? wages paid जो installation of a machinery should be, तो वो है ऑप्शन बी, that is debited to the machinery account. Receipt voucher is record of the purchase of a raw material, record of the purchase of the stationery, record of the sale of machinery, record of the recipient of the cash and bank. recipient voucher क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, डेट इज रिकॉर्ड ऑफ रेसिपिएंट ऑफ कैश एंड बैंक। ड्राइंग अकाउंट, एक सेकेंड क्वेश्चन ही गुम गए। ओके, ड्राइंग अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर, ड्राइंग अकाउंट को किसके अंदर क्लासिफाइड किया गया है? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट? ड्राइंग अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में जो है वो क्लासिफाई किया गया है। व्हाट डज ए नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट? इनकम गेन, कैश, एसेट या फिर एक्सपेंस लॉस? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन डी, नॉमिनल अकाउंट इज क्लासिफाइड अंडर। नॉमिनल अकाउंट को इनमें से किस में क्लासिफाई किया गया है? क्या इम्पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में? तो नॉमिनल अकाउंट को किसके अंडर क्लासिफाई किया गया है? तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, डेट इज हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे मूव करते हैं। गुड्स आर क्लासिफाइड इन चैरिटी शुड बी, goods are given in a charity should be credited to the purchase account, debited to the purchase account, not recorded in the purchase account, credited to the sale account. Goods are purchased in a charity should be, उसको किसके अंदर डाला जाएगा? तो credited to the purchase account में। रूट कॉज फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, रूट कॉज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग या स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग? रूट कॉज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? तो वो है स्टीवर्डशिप अकाउंटिंग। ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट है अस्सी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम्स में दिखेगा क्योंकि ये जो है करंट अफेयर में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है? तो आपको ये याद रखना है। अस्सी रिवर समटाइम्स सीम इन द न्यूज इट ट्रिब्यूटरी ऑफ, किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा, यमुना, नर्मदा या चंबल? अस्सी रिवर इसलिए ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि ये एक नाला की तरह बनता जा रहा है, एक नाले की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है गंदगी है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक का पोल्यूशन है, इसके अंदर काफ़ी गंदगी फैली हुई है। तो ये अस्सी रिवर जो है एक छोटा सा नाला बनता जा रहा है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जो है गंदगी फैलती जा रही है, इसी वजह से वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इसके अंदर। तो अस्सी रिवर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अस्सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो वो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है? चलिए, एक वो जो है न्यूज़ में था, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द यानोमानी ट्राइब जो रिसेंटली न्यूज़ में देखी वो कहाँ रहती है? अमेजन फॉरेस्ट, सहारा डेजर्ट, आर्टिक रीजन या फिर इनमें से कहीं भी नहीं? तो वो रहती है अमेजन फॉरेस्ट। तो ये न्यूज़ में थी तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, अमेजन फॉरेस्ट में ये रहते हैं। चलिए, ब्रू ट्राइब बिलोंग्स टू, कहाँ पे रहती है ब्लू ट्राइब? अब ये ब्लू ट्राइब इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इनको जो है वोटिंग का अधिकार जो है वो मिल चुका है, इसीलिए। तो अब ये ट्राइब जो है कहाँ पे है? मिजोरम, त्रिपुरा, असम या सभी? तो ये सभी जगह है, मिजोरम में भी, त्रिपुरा में भी एंड असम में भी ब्रू ट्राइब जो है वो वहाँ से बिलोंग करती है। वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 13 फेब, 12 फेब, 11 फेब या फिर 14 फेब यानी कि आज का दिन? तो वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए 14 फेब को तो नहीं किया जाएगा क्योंकि 14 फेब को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? तो
13, 12 या 11 को किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है हमारा ऑप्शन ए, डेट इज 13 फेब को वर्ल्ड रेडियो डे को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज वैलेंटाइन डे है, तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी वैलेंटाइन। चलिए नेक्स्ट, इरूला ट्राइब, ये भी इंपॉर्टेंट है, समटाइम न्यूज़ में देखी गई थी। ये कौन सी जगह पे रिजाइड करती है, कौन सी स्टेट में है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? तो इलूरा ट्राइब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। तो ये तमिलनाडु से है, ठीक है। औरंग नेशनल पार्क, ये भी न्यूज़ में था। औरंग नेशनल पार्क जो है वो कौन सी स्टेट में है? असम, जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? आपने जो असम के नेशनल पार्क है आपको उनको ज़्यादातर पढ़ना है, एंड अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क, उत्तराखंड के बारे में आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा इन पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनके जो हैं नामदफा, जैसे मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ाया है, नामदफा नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा जो था न्यूज़ में था। एंड उत्तराखंड का जो जोशीमठ है वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो उत्तराखंड के बारे में आपको उधर के जो वहाँ के जो नेशनल पार्क है आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए, एंड वहाँ पे जो रिवर बहती है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो अभी हम औरंग नेशनल पार्क की बात करें तो वो है असम में, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। सेंडाई फ्रेमवर्क इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू? सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है? डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर क्राइसिस, पेंडेमिक या फिर क्लाइमेटिक चेंज? सी, अभी देखो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि एक तो जोशीमठ को रिलेटेड भी न्यूज़ में है, एंड उसके बाद जो है टर्की को रिलेटेड भी, वहाँ पे जो अर्थ क्यूक है आया है उस वजह से भी जो है ये न्यूज़ में है। तो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेट करता है हमारा सेंडाई फ्रेमवर्क, तो आपको ये याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी देखा जाएगा कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है किससे रिलेटेड है, तो आपका पता होना चाहिए कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? कोलकाता, असम, बिहार या फिर छत्तीसगढ़? देखिए विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो भी न्यूज़ में है, क्योंकि ये पहली ऐसी लिविंग यूनिवर्सिटी होगी जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालने की बात की है। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो कोलकाता में है, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। सो ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज साइट होगी विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी की, तो ये जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड की थी 1921 में, ठीक है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था इस विश्व भारती यूनिवर्सिटी को। उसके बाद जो है 1951 में इसको 1951 में, ये बार बार पता नहीं क्या हो जाता है इसको, 1951 में इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है डिक्लेयर किया था कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पार्ट है। ओके, सो विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो फर्स्ट की वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बनी है। तो आपको याद रखना है ये कहाँ पे है, कोलकाता में। वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ पे होगी? फिजी, पेरू, न्यूयॉर्क है, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सबको पता है कि वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑप्शन ए डेट इज फिजी में होगी, हमारा बिल्कुल सही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद जो है सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में या फिर पुणे में? सो ये कुछ करंट अफेयर्स में है, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए कि ये जो है ये न्यूज़ में क्यों थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है ये न्यूज़ में क्यों था? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ये फिल्म सर्टिफिकेशन इसीलिए न्यूज़ में था क्योंकि कुछ ये इसलिए बनाया जाता है कि अगर मूवी में कुछ ऐसे सीन्स हो जो कि जो है पब्लिकली जो है नहीं, मतलब एक तरीके से अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है ना, एक तरीके से रख लो कि वो अच्छे नहीं होते हैं। तो उस चीज़ को कम करने के लिए, या फिर ऐसे बोला जाता है कि उन चीज़ों को हटा दिया जाए, तो वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है उस फिल्म को बोलती है कि आप लोग ये सीन हटा दीजिए, उसके बाद आपकी फिल्म को, फिर उसके बाद जो है जैसे ही उस फिल्म को एक मतलब बोला जाता है, बाद में सर्टिफिकेशन दिया जाता है कि आप लोग जो है अब इस फिल्म को पब्लिकली एग्जिबिट किया जा सकते हो सिनेमा हॉल्स में, ठीक है। तो ये जो बॉडी होती है ये एक नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं इसमें, और एक चेयरमैन होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। और इसके अंदर जो मिनिस्ट्री होती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन,
एंड ब्रॉडकास्टिंग, आपको ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ जो अभी पठान मूवी आई थी, पठान मूवी के भी कुछ सीन्स जो हैं वो डिलीट कराए हैं। एंड एक तेलुगु मूवी है गोलू गोलू शायद, तो उसके भी कुछ जो सीन है वो इन्होंने ही कटवाए कि ये सीन को आप लोग कट कर लीजिए। उसके बाद जो है जब वो सीन कट करके दूसरे सीन्स अपने में जो भी उनको डालना हो वो एड ऑन कर लेते हैं। उसके बाद जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन उन्हें सर्टिफाइड दे देती है और उनको बोलती है बाद में कि आप लोग जो है सिनेमा हॉल्स में ये मूवीज़ चला सकते हो। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको पता है ऑप्शन सी हमारा मुंबई, जो कि फिल्मों के लिए ही जाना जाता है, मूवीज़ के लिए ही जाना जाता है, तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन सी सही हो जाता है। सो अगर फिल्म को सर्टिफिकेशन दिया जाता है 4 कैटेगराइज में, यानी कि एक होता है अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन या अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, इस तरीके के जो हैं दिए जाते हैं कि इसमें जो है छोटे बच्चों को, मतलब कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं जिनको छोटे बच्चे नहीं देख सकते, तो उस तरीके से जो है ये उन्हें सर्टिफिकेशन देते हैं कि इस मूवीज़ में कितने साल के बच्चे जा सकते हैं। H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, वायरस है, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो वो है हमारा ऑप्शन बी, डेट इज बर्ड, ओ सॉरी, ये एक सेकेंड, वो है हमारा स्वाइन फ्लू। ऑप्शन ए जो है H1N1 वायरस जो है वो हमारा आ जाता है स्वाइन फ्लू। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 का है हमारा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अब बर्ड फ्लू जो है वो एक मैमल्स में भी स्प्रेड हो रहा है, ये न्यूज़ में था। H5N1 इस वायरस को नाम दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं एंड स्वाइन फ्लू को क्या बोलते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये जो वायरस है अब ये मैमल्स में भी फैल रहा है, जो हमारा बर्ड फ्लू है। ये कम्युनिकेबल डिजीजेस है जो कि एनिमल्स से एनिमल्स को फैलता है। अब ऐसा बोला गया है कि जो बर्ड फ्लू है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वायरल है, तो इस वजह से जितने भी हमारे जो मतलब चिकन्स हैं उन सबको काफ़ी ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये है H1N1 हमारा आ जाता है स्वाइन फ्लू एंड H5N1 आ जाता है हमारा बर्ड फ्लू। द हिट्टीज एम्पायर इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये जो है ये हमारे एक करंट अफेयर से भी इम्पोर्टेंट है एंड हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। इंडिया, टर्की, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। जो हिट्टीज एम्पायर है वो इनमें से कौन सी कंट्री का है? तो वो है टर्की का। ठीक है, हिट्टीज एम्पायर जो है वो टर्की का है। ये सेकेंड मिलियन बिफोर कॉमन एरा से जो है ये टर्की में जो है ये एम्पायर एस्टैब्लिश हुआ था। इनकी जो लैंग्वेज थी वो भी क्या थी? हिट्टीज थी। हिट्टीज इनकी लैंग्वेज हुआ करती थी। तो अगर आपसे पूछे, क्योंकि टर्की जो है काफ़ी ज़्यादा अभी न्यूज़ में है एंड जो ये हिट्टीज वाला है, यहाँ पे बोला गया था कि ये जो डिसअपेयर हुई है, ये वाली जो हिट्टीज एम्पायर है ये डिसअपेयर हो गई है, उसके बारे में बताया गया था। ठीक है, तो इनकी बिल्डिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था तो वहाँ पे इनके डिसअपेरेंस का बारे में बताया गया था कि इनकी जो सिविलाइजेशन है वो डिसअपेयर इसीलिए हुई थी क्योंकि वहाँ पे जो है इनको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ अब कम हो चुकी थी। तो हिट्टीज एम्पायर कहाँ पे देखने को हमें मिला था? हमें टर्की में देखने को मिला था। उसके बाद आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग डियरनेस अलाउंसेस। अब बात कर रहे हैं डियरनेस अलाउंसेस की। डियरनेस अलाउंसेस जो है वो 4% जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है 1 करोड़ एम्प्लॉयज जो हैं उनके लिए। It is a cost of living adjustment that the government pays to public sector employees and pensioners to curb the effect of inflation. It is a fully taxable all of these. तो dearness allowances जो हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है? सी, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। dearness allowances जो है वो 4% बढ़ा दिए गए हैं। किसके लिए? पहले कितना था? 38 था, तो 4% बढ़ा के अब कितना हो गया है? 42% हो गया है। इसीलिए बढ़ाए हैं ताकि इन्फ्लेशन को कर्ब किया जा सके और ये टैक्सेबल भी है एंड ये उनको दिया जाता है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ हों या पेंशनर्स हों, उन्हें दिया जाता है। ठीक है, डियरनेस अलाउंसेस। अब डियरनेस अलाउंसेस ये नहीं है कि सबके लिए बराबर हो, ये एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, अर्बन एरिया, सेमी अर्बन एरिया, रूरल एरियाज, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर जो है उसमें डिपेंड करता है। ओके, हाँ, और इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि इनकी जो सैलरी कंपोनेंट होती है ना एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, वो फिक्स नहीं होती, किसी की कम भी हो सकती है, किसी की भी ज़्यादा भी हो सकती है। तो एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयज़ जो है वो डिपेंड करता है।
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल में आता है, 338A, 338B या 338, तो आता है वो ऑप्शन ए, डेट इज 338A, 338A। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है ये आज ही न्यूज़ में आया था, जिसमें बोला गया था कि जो एक फैमिली की बात बताई गई थी, जिसमें कि उन्होंने एक मेड रखी थी अपने घर पे, उन्होंने क्या किया था, उनसे काम करवाते थे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती थी एंड उनको काफ़ी ज़्यादा जो है मारा था। तो इसी वजह से जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब सामने आई और उन्होंने उस वुमेन की काफ़ी हेल्प की जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती थी, और उनके तभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन लाया ताकि आपको पता जा सके। एंड इसके बारे में अगर हम इनके कॉम्पोजिशन के बारे में पढ़ें, तो इनके कॉम्पोजिशन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करता है, तो आपको अपॉइंटमेंट याद रखना है, ठीक है। तो ये बनी कब थी, 2004 में, ये जो कमीशन है ये 2004 में बनी थी, ठीक है। तो एक और चीज़ याद रखनी है, इनका टर्म ऑफ ऑफिस 3 साल का होता है, और इनके जो मेंबर्स हैं ना, जैसे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अदर मेंबर, ये सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म ही अपॉइंट हो सकते हैं, यानी कि 2 बार ही अपॉइंट हो सकते हैं इस कमीशन के लिए, तीसरी बार ये एलिजिबल नहीं होते रीअपॉइंटमेंट के लिए। तो अब चलते हैं पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना जो है वो कब लॉन्च की गई थी, 2018, 2019, 2020 या 2017 में। पीएम कुसुम योजना जो है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी, पीएम कुसुम योजना जो है वो कब एस्टैब्लिश की गई थी, सो वो की गई थी ऑप्शन बी, डेट इज 2019। पीएम कुसुम की फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम। तो आपको ये याद रखना है कि किस के रिलेटेड है, उत्तम महा अभियान, ये किसान के लिए रिलेटेड है। ये एम करती है कि इनकम ऑफ द जनरेशन फॉर फार्मर्स फॉर द इनफर्टिलाइज लैंड विद द हेल्प ऑफ सोलर पावर प्लांट, यानी कि ये क्या बोलती है कि जो भी फार्मर्स हैं जिनकी इनफर्टाइल लैंड है, जो अपना जो है इनकम जनरेट नहीं कर सकते उस लैंड से, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उनको वहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स जो हैं वो लगाने चाहिए, जिससे जो है उनकी एक इनकम का जरिया बने। तो ये पीएम कुसुम योजना जो है वो इनफर्टाइल लैंड्स जो फार्मर के पास है उसके बाद जो है वहाँ पे वो सोलर पावर प्लांट्स को लगा सकता है। ओके ओके, तो ये वाली स्कीम है, ये नोडल मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो आपने इसकी मिनिस्ट्री भी याद रखनी है, रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री जो है वो इससे रिलेटेड है। चलिए, विच अमेंडमेंट is related to the appointment of governor for 2 or more states, 2 और more states से कौन सी अमेंडमेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 8th, 9th या 10th, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, डेट इज 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सो ये थे हमारे टॉप 50 MCQs, होपफुली आपको बहुत अच्छे लगे हों। इसमें सारे मैक्सिमम जो हैं वो करंट अफेयर्स है, जैसे ये जो नीचे वाले सारे क्वेश्चन जो हैं ये करंट अफेयर से ही रिलेटेड हैं। सो मैंने आपके लिए सारे बहुत ही चुन चुन के MCQs लेके आई थी, हर एक जगह से ढूंढ ढांड के। सो होपफुली आपको अच्छे लगे हों। अगर आपको अच्छे लगे हों तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा और इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और ज़्यादा MCQs लेके आऊँ। होपफुली अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।